engine working between two temperatures whose difference is 100 degree Celsius. 100 degree लिखा हुआ है, वैसे Celsius हो या Kelvin हो, that doesn't matter. So what is given in question number 10? We are given T1 minus T2 and this value is 110. If it absorbs 746 joule of heat from the source, means Q1 is 746 joule and gives 546 to the sink, then calculate the temperatures of source and the sink. T1 T2 निकालना है, डिफरेंस गिवन है. क्या हमें यहां से रेशो भी मिल जाएगी? We can get this value T1 by T2 equal to 746 divided by 546. So अगर हमारे पास यहां से देखिए T1 बन जाएगा आपके पास 746 by 546 इंटू T2. फिर इस T2 की वैल्यू को T1 की वैल्यू को यहां डालो, उससे क्या होगा? T2 निकल जाएगा. और जब T2, आपके पास दो इक्वेशंस बन गए ना, जैसे x माइनस वाई आ गया 110 और x डिवाइडेड बाय y आ गया 746 546. आप कैंसिल कर लो इसको खुद ही. 746 546 गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. ये तो इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. उसके बाद आपने बोला क्वेश्चन नंबर 12. 11 तो हो जाएगा ना, बिकॉज इसमें T1 गिवन है, T2 गिवन है और W गिवन है. वॉट, इसको आप जॉल पर सेकंड है, यू कैन कंसीडर इट एज जॉल पर सेकंड को ही वॉट बोलते हैं, तो पावर पर सेकंड वर्क बोल दो आप उसको. अगर T का वैल्यू 1 ले लेंगे तो इसी को आपने जॉल बोल देना है, बिकॉज जॉल पर सेकंड ही वॉट होता है. क्वेश्चन नंबर 12 है, कैरनॉट इंजन है. कैरनॉट क्यों बोल रहे हैं यहाँ? एक्चुअली देयर वाज ए साइंटिस्ट जिसने ये इंजन एक बनाया था, हम इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, बट वर्किंग सेम ही ऑलमोस्ट. सेडिक और कैरनॉट के नाम से है. Carnot engine has an efficiency of 50%, means efficiency is 0.5. 50% मतलब 0.5 है एक इंजन की एफिशिएंसी. और सिंक का टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस. मतलब व्हाट इज T2? 17 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन हुआ? 290 केल्विन. एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज करना है हमेशा. What must be the change in its source temperature for making efficiency 60%? बेटा अगर हमें efficiency पता है, T2 पता है, can we get the value of T1 from this? We know this eta equal to 1 minus T2 by T1. ये जो eta है ये 50% मतलब 1 by 2. So 1 by 2 equal to 1 minus T2 by T1. आप इंटरचेंज कर लीजिए, इस T2 by T1 को इधर ले आओ, 1 minus 1 by 2 हो गया. 1 minus 1 by 2 तो 1 by 2 ही होता है. अगर T2 by T1 आपके पास 1 by 2 आ गया तो T1 हो गया डबल ऑफ T2. ठीक है. और T2 आपके पास अगर 290 था तो T1 आ गया 2 into 290. T1 आ गया 580 केल्विन. नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स कि इस एफिशिएंसी को 50% से 60% करने के लिए what must be the change in temperature of the source? You know कि हम efficiency बढ़ाना चाहते हैं अगर, तो हमें source के temperature को बढ़ाना पड़ेगा, because यहाँ और तो कोई option नहीं है अपने पास. What is the question saying? What must be the change in its source temperature for making efficiency 60%? Efficiency 60% करने के लिए मान लो मैं अब efficiency को 60% करूँ, 0.6 ले लूंगा. So I will say 0.6 is equal to 1 minus T2 तो जो है वही है. What must be the change in temperature of source? What is the right now temperature of source? 580. The question says what must be added to this? Because अगर तो 580 ही लिखूंगा तो ये तो 0.6 नहीं हो सकता, वो तो 0.5 है. So source के temperature में कितना increase लाए so that we get 0.6 in place of 0.5. So this will be 6 by 10. 6 by 10 means 3 by 5 equal to 1 minus 290 by 580 plus delta T.
shift it over here, it will become 290 by 580 plus delta t 1 minus 3 by 5. ठीक है बेटा, तो फर्दर 290 divided by 580 plus delta t equals to 1 minus 3 by 5 is 2 by 5. ठीक है, इस 5 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 2 को यहां मल्टीप्लाई करो, so what is 2 delta t? 1450 minus 1160 कितना हो गया? ठीक है, so delta t is equal to 290 divided by 2, that's 145. Now you say 145 degrees Celsius or 145 Kelvin, that doesn't matter. Then question number 13, 1-3. करूं इसको रब? बर्नौली थ्योरम नहीं लग रही है। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, the efficiency of a Carnot engine is 1/6. On reducing the temperature of the sink by 65 degrees Celsius, the efficiency becomes 1/3. Find the initial and final temperatures between which the cycle is working. देखो, efficiency 1/6 से 1/3 हो गई, बढ़ी या कम गई? बढ़ गई, डबल हो गई। 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/3 आता है। इसका मतलब पहले जो एफिशिएंसी है दैट इज 1/6 एंड इट इज इक्वल टू 1 माइनस T2 by T1। फिर सेकेंड सिचुएशन क्या दी है? ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक बाय 65 डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज 1/3 इक्वल टू सिंक के टेम्परेचर को 65 डिग्री सेल्सियस से कम किया, मतलब 65 केल्विन से कम किया, एक ही बात है। चेंज जब भी होगी तो उसको चेंज नहीं करना है आपने, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम है। अगर ये टेम्परेचर ऑफ सिंक होता 65 डिग्री सेल्सियस तो मैंने 273 ऐड करना था, बट सिंस इट इज गिवन कि ये चेंज इन टेम्परेचर है, आई विल नॉट चेंज इट। द एफिशिएंसी इंक्रीजेस टू 1/3, राइट? दिस इज नाउ 1/3। जो 1/6 थी पहले, तब टेम्परेचर सोर्स का T1 और सिंक का T2। नाउ एफिशिएंसी हैज बिकम डबल्ड ड्यू टू 65 डिग्री सेल्सियस और 65 केल्विन चेंज इन सिंक टेम्परेचर, एंड ऑब्वियसली सिंक का टेम्परेचर कम करने से ऐसा होता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें सो दैट हमें T1 T2 की वैल्यू पता चल जाए? यू हैव सो मेनी मेथड्स, आप अलजेब्रा जैसे मर्जी करो, बट आई विल एडवाइज दिस वन। यू कैन राइट दिस 1/6 इक्वल टू, ध्यान से देखना, इट कैन बी 1 माइनस T2 by T1 प्लस माइनस माइनस प्लस 65 by T1। ठीक है, ये 1 माइनस, ब्रैकेट में लिख लो चाहे, 1 माइनस T2 by T1 माइनस 65 by T1, तो ये माइनस जब अंदर ले लोगे माइनस और प्लस हो गए। नाउ लुक वेरी केयरफुली, दिस इज 1/3 एंड दिस इज 1/6, सो राइट इट लाइक 1/6 प्लस 65 by T1, so 1/3 minus 1/6 is equal to 65 by T1। तो 1/3 minus 1/6 क्या हुआ? बोलो, 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, so it will be 2 minus 1, 1/6 से तो हुआ, क्योंकि ये डबल है इसका सीधा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या इसमें सेम चीज ऐड कर दो तो यही बनेगा, it will be equal to 65 by T1। so what is T1? (390 केल्विन। और अगर हमारे पास अभी T1 आ गया, यू पुट द वैल्यू ऑफ T1 हेयर, T2 का वैल्यू मिलेगा 1 माइनस T2 by T1, T2 by 390,
shift it here. T2 by 390 will be equal to 1 minus 1 by 6. So T2 by 390 will be equal to 5 by 6. T2 equal to 5 by 6 into 390. ये चला जाएगा, 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा. 6 6 are 36, 6 5 are 30. So this is 65 into 6. This is 65 into 6, 5. ठीक है. एंड सपोज आपके पास सारे ऑप्शंस जो हैं वो डिग्री सेल्सियस में है. अब कन्वर्ट करना है. ये नहीं है कि आपने ऑप्शन देखे वहां लिखा है 390 डिग्री सेल्सियस तो आप इसको करेक्ट कर दो. दिस इज T1 390 केल्विन. T1 इज इनिशियल टेम्परेचर, ये है T 390 और 325 केल्विन. और फाइनल कितना होगा? फाइनल मतलब इस एफिशिएंसी में ये T1 T2 आ गया. ठीक है. इसके लिए क्या था? T1 तो वही है लेकिन T2 को 65 और कम करो अभी. ठीक है. That will be the final. Initially the heat engine is working between T1 T2. Finally it is working between T1 and T2 minus 65. बट आपके ऑप्शंस अगर केल्विन में नहीं है, सेल्सियस में है, ठीक है, तो आपको सेल्सियस में अब कन्वर्ट करना पड़ेगा -273 करके. कितना बन जाएगा? 117. और इसमें से जब आप 273 माइनस करोगे, नाउ दिस विल बी डिग्री सेल्सियस, इसमें से 273 माइनस करोगे 52 डिग्री सेल्सियस. So this heat engine is initially working between 52 and 117 and finally 117 and -13. -13 कैसे? इसमें से निकाल दो ना 65. ये इनिशियल टेम्परेचर है. अगर ये टेम्परेचर रखेंगे तो एफिशिएंसी विल बी 1/6. बट इसको अगर 65 कम करके -13 डिग्री सेल्सियस बोल दें, इसको यही रहने दें, इट विल बिकम 1/3. ठीक है. ओवर. नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम रेफ्रिजरेटर की. From its application point of view, this is called refrigerator. But for physics, it is a heat engine. Working in reverse order. इसलिए this refrigerator is technically called as heat pump. रेफ्रिजरेटर को हीट पंप भी बोलते हैं. क्योंकि एक रेफ्रिजरेटर, अगर हम रूम में रेफ्रिजरेटर रखेंगे द टेम्परेचर ऑफ रूम विल इंक्रीज. सो इट इज ए पंप ऑफ हीट. इट्स ए पंप विच इज सप्लाइंग हीट. अगर हम किसी रेफ्रिजरेटर को विंडो में लगा दें एंड बाहर बहुत ठंड है, वी कीप द डोर ओपन और उसका रियर साइड जो है वो अंदर की तरफ रखें, वी कैन यूज इट एज ए हीट पंप. उल्टा रखा, रेफ्रिजरेटर को खोल के उसका जो विंडो है, जो यूजफुल पोर्शन होता है हमारे लिए, उसको बाहर की तरफ कर दें, बाहर की तरफ, और उसका जो पंप वाला पीछे पंप लगा होता है ना रेफ्रिजरेटर के, उसको अंदर रखें, तो वो एक एयर कंडीशनर होगा, गिविंग आउट हीट, गिविंग हीट टू द रूम. जैसे एक एसी है, कोल्ड एसी, वो हॉट एसी बन जाता है. इट विल सप्लाई हीट टू द रूम. बेसिकली एक रेफ्रिजरेटर क्या करता है,
रेफ्रिजरेटर हीट सप्लाई करता है फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, नॉट बाय इटसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट कैन फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, बट इन ए रेफ्रिजरेटर जो हीट होती है, हीट इज ट्रांसफर्ड from colder region to the hotter region at the cost of electricity. Because by itself heat cannot flow from cold to hot. अब इसका भी अगर हम ब्लॉक डायग्राम के बेसिस पे देखें, वी हैव ए सोर्स। यहाँ सोर्स का ये मतलब नहीं है कि जो हीट सप्लाई करता है, यहाँ सोर्स का मतलब होता है जो जिसका टेम्परेचर हाई होता है। वी हैव ए वर्किंग सब्सटेंस एंड वी हैव सिंक। सोर्स का टेम्परेचर है T1 केल्विन, सिंक का टेम्परेचर है T2 केल्विन। ये वर्किंग सब्सटेंस बेटा एक गैस की फॉर्म में होती है इसमें। इन ए रेफ्रिजरेटर द वर्किंग सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ ए गैस। जैसे अगर हम हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर की बात करें तो वी हैव CCl2F2, ये गैस है इसके अंदर जो हीट एक्सट्रैक्ट करती है फ्रॉम द सिंक एंड रिजेक्ट करती है टू द सोर्स। Sink is a colder body and source is a hotter body. नाम वही है जो हीट इंजन में थे। ठीक है, this gas is commonly called as chlorofluorocarbon or it is dichloro-difluoromethane. In place of 4 hydrogen atoms we have 2 chlorine and 2 fluorine. So this is dichloro-difluoromethane. लेकिन अगर हमारे इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर होते हैं जहां बड़े बड़े चैम्बर्स, यू कैन हैव फुल रूम एयर वर्किंग एज ए रेफ्रिजरेटर, कोल्ड चैम्बर्स, उनमें CCl2F2 ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। वी हैव मीथेन गैस और वी हैव अमोनिया वर्किंग एज कूलेंट्स, वर्किंग एज एन एजेंट टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम द कोल्डर रीजन टू द हॉटर रीजन, नॉट बाय इटसेल्फ। वी हैव टू डू वर्क, वी हैव टू सप्लाई सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये रेफ्रिजरेटर में जो इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म क्या है? इन ए रेफ्रिजरेटर द वर्किंग सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम द कोल्डर बॉडी एंड रिजेक्ट्स इट टू द हॉटर बॉडी एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये वर्क जो है ये नाउ दिस इज बीइंग सप्लाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। नाउ दिस इज इनपुट बेसिकली। ठीक है, व्हेन वी यूज द रेफ्रिजरेटर वी हैव टू स्पेंड समथिंग, ओनली देन इट कैन बी यूजफुल। खाली इसको रख देंगे और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करेंगे, इट विल नॉट सर्व द पर्पस, इट विल सिंपली बी ए कैबिनेट। ठीक है, तो पर्पस क्या है किसी रेफ्रिजरेटर का? ये जो एनवायरनमेंट है, यहाँ सिंक का जो एटमॉस्फेयर है, इट शुड रिमेन कोल्ड सो दैट वी कैन हैव ऑल द फूड स्टफ हियर सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो इसमें से हीट निकालनी है, उस हीट को मैं Q2 ही बोलूंगा अभी फिर से, और इस सिंक को, इस सोर्स को हीट सप्लाई करनी है। एंड यहां से आप जस्टिफाई कर सकते हो व्हाई दिस इज कॉल्ड हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स ऑर्डर। सारे के सारे एरोज रिवर्स हो गए। कल क्या था? सोर्स से Q1 हीट आई, कुछ तो वर्क में कन्वर्ट हो गई और बाकी रिजेक्ट हो गई टू द सिंक। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? वी आर एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम द सिंक एंड rejecting it to the source, but we are also supplying some energy, we are also doing some work. So अगर फिर से law of conservation of energy की validity देखें, this is the outgoing heat, these two are the incoming heat और work are interchangeable. ठीक है, W plus Q2 क्या हो गया? W plus Q2 will be Q1. सो आपके पास W फिर से Q1 माइनस Q2 ही आया। लेकिन बेटा डिफरेंस क्या है कल वाले W में और आज वाले W में? फॉर्मूला इज सेम, Q1 माइनस Q2 ही है। कल वाला जो वर्क था वो हमें मिल रहा था, दैट वाज द आउटपुट।
Now here this is the input. Here we are supplying this work, we are supplying energy. रेफ्रिजरेटर के लिए हम efficiency word use नहीं करते. We use a term called coefficient of performance. Although that is also the efficiency of this refrigerator, but it is called by a different name. It is called coefficient of performance. बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को. सिंस ये भी एक रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी ही है, so every efficiency is defined as what we have obtained to what we have supplied. अगर हमें 10 जूल मिला लेकिन हमने 100 जूल सप्लाई किया था, that means it is only 10% efficient. ठीक है, 0.1 आती है जैसे एफिशिएंसी. अब यहाँ बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, होती एफिशिएंसी ही है, बट बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. सो व्हाट वी नीड फ्रॉम ए रेफ्रिजरेटर, दैट इज द आउटपुट. क्या चाहिए रेफ्रिजरेटर से? this portion should remain cool. यहाँ ठंड चाहिए. That means the requirement is we need to extract maximum heat from the sink. That is the output. अगर हम यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट नहीं करें, यहाँ से जितनी मर्जी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते रहे, वो गैस अपना काम नहीं. समटाइम्स क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन है बट द गैस इज फिनिश्ड, बोलते गैस खत्म हो गई, रेफ्रिजरेटर की काम नहीं कर रहा, बिकॉज देयर इज नोबडी टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम दिस. तो यहाँ से हीट निकलेगी नहीं अगर, तो कूलिंग नहीं होगी. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट. वी वांट टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द सिंक. वी कॉल इट एज हीट एक्सट्रैक्टेड from sink to the input. Input क्या है? ये जो हमने बिजली खर्च की, work done by the external source. That means this beta is equal to Q2. Q2 by W तो है, but W तो Q1 minus Q2 है. And again, this can also be written as T2 over T1 minus T2. The same proportionality is valid. Now, whether you write this or this, it's same. अगर आपको हीट दी होगी तो ये फॉर्मूला यूज करना, टेम्परेचर दिया होगा तो ये. ठीक है, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को ईटा के साथ रिलेट कर सकते हैं, विच इज एफिशिएंसी. ठीक है, बट पहले ये देखो, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ बीटा, for beta to be large, ये जो T1 minus T2 है, it should be small. T1 minus T2 should be small. जितना ये डिफरेंस कम होगा, T1 T2 का डिफरेंस जितना कम होगा, उतनी ही परफॉर्मेंस बेटर होगी रेफ्रिजरेटर की. That is why it is not advisable to place very hot substance inside the refrigerator. ठीक है, जैसे किसी कंटेनर में हमने दूध बॉईल कर दिया, एंड ये नहीं है कि वो बस गरम गरम उठाया और रख दिया फ्रिज में, करता रहेगा फ्रिज अपना काम. डोंट डू दैट. व्हाई? बिकॉज देखो, ये T2 किसका टेम्परेचर है? ये रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर है. अगर ये बड़ा ज्यादा होगा तो इनका डिफरेंस भी बड़ा ज्यादा हो गया.
जब डिफरेंस इनका बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बीटा विल बी लेस, तो परफॉर्मेंस उसकी बेटर नहीं होगी। सो व्हाट वी डू, कोई भी सब्सटेंस जब हमने उसमें उसके अंदर रखना होता है, पहले हम उसको रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं, ठीक है। इफ वी हैव बॉइल्ड द मिल्क, विल कीप इट टिल इट कम्स टू द रूम टेम्परेचर एंड देन विल प्लेस इट इनसाइड, बिकॉज रूम टेम्परेचर से नीचे तो आ नहीं सकता अपने आप। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 है, वी कैन नॉट डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट फूड स्टफ बिलो 25 विदाउट प्लेसिंग इट इन द रेफ्रिजरेटर। सो 25 आ गया, उससे कम हो नहीं सकता, सो विल कीप इट हियर। अंदर का टेम्परेचर मान लो 15 है, सो नाउ द डिफरेंस विल बी 10। बट अगर हम वो बॉइलिंग वाला 100 वाला यहाँ रख दे तो डिफरेंस विल बी लार्ज, सो डिफरेंस ज्यादा होगा तो बीटा विल बी लेस, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर नहीं होगी। धीरे धीरे क्या होता है बेटा, व्हेन वी व्हेन वी कीप ऑन यूजिंग द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। हमारे पहले जो रेफ्रिजरेटर आते थे, आजकल तो टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड, पहले रेफ्रिजरेटर आते थे तो क्या होता था, आफ्टर सम लाइक 1 मंथ और 2 मंथ्स ड्यूरेशन, उसके अंदर पूरा बर्फ जैसी जम जाती है एंड वी स्विच इट ऑफ फॉर अ डे, फिर उसका पूरा क्लीनिंग करते हैं एंड देन रिसाइकलिंग होता है एंड दोबारा से उसको फ्रेशली यूज करते हैं, जो बोलते हैं रेफ्रिज साफ करता है। सो व्हाई सो, उसको बोलते हैं टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज डीफ्रॉस्टिंग ए रेफ्रिजरेटर। व्हाई वी यूज टू डीफ्रॉस्ट द रेफ्रिजरेटर, क्योंकि जब वो बड़ी देर अंदर यूज होता रहा, अंदर कूलिंग होती गई अंदर का टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया, इतना कम चाहिए भी नहीं, ठीक है। खास करके हमारे जो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर है वहां हमें इतना टेम्परेचर, बिकॉज वहां कोई हमने कोई बड़ी ज्यादा मेडिसिन तो रखनी नहीं है कि जिनको प्रॉपर टेम्परेचर -20 पे या -40 पे ही रखना है फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो क्या होता है, अंदर टेम्परेचर बड़ा कम हो जाता है। जब ये वाला टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, हमारे रूम का टेम्परेचर तो फिक्स है टू सम एक्सटेंट, कितना ही चेंज हो जाएगा, 25 30 35 40 ऐसे, बड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हमने रूम टेम्परेचर पे भी लाया मान लो 25 डिग्री और अंदर का टेम्परेचर -10 जा चुका है, क्योंकि अंदर इतनी देर यूज होता रहा, अंदर कूलिंग होती गई, तो इससे भी तो डिफरेंस बढ़ गया। सो व्हाट वी डू, वो जो रेफ्रिजरेटर को डीफ्रॉस्ट करना है, डीफ्रॉस्ट करना है मतलब हम अंदर के पूरे एनवायरनमेंट को वापस रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, ठीक है। एंड ये भी रूम टेम्परेचर, ये भी रूम टेम्परेचर, देयर डिफरेंस विल बी मिनिमम एंड सो बीटा विल बी लार्ज। सो इट अपीयर्स कि फ्रिज में पता नहीं क्या चेंज है, जैसे सर्विस करते हैं किसी गाड़ी, सो दैट इज सर्विसिंग। बट नाउअडेज वी हैव फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स, वो ऑटोमेटिकली एक थर्मोस्टेट लगा उसके अंदर जो एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम नहीं होने देता टेम्परेचर को, बिकॉज जितना कम होता जाएगा बीटा और कम होता जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस विल नॉट बी बेटर, इट विल बी लाइक रिवर्स होता जाएगा। सो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर या डीफ्रॉस्टिंग क्यों किया जाता है, इस डिफरेंस को कम करने के लिए। ये डिफरेंस जितना कम होगा बीटा उतना ज्यादा होगा, ठीक है। नाउ लेट अस गेट द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा, रिलेशन बिटवीन, क्योंकि अगर हमें ये दिया है कि एक रेफ्रिजरेटर में बीटा इतना है, तो अगर हम इस रेफ्रिजरेटर को हीट इंजन यूज करें तो उसका ईटा कितना होगा। बेटा ये रिलेशन है बीटा इक्वल्स टू T2 ओवर T1 माइनस T2। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को T1 से डिवाइड करूं, ठीक है, लेट मी डिवाइड दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय T1, तो ये बनेगा ना ऐसे, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 विल बी 1 माइनस T2 बाय T1। तो ये मेरे पास आ गया T2 बाय T1 ओवर 1 माइनस T2 बाय T1। नाउ कल वाला क्या रिलेशन था, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1, ठीक है, ये तो ईटा आ गया। बट यहीं से देखो, अगर आप ये T2 बाय T1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो राइट साइड में आ जाएगा 1 माइनस ईटा। सो इट इज T2 बाय T1 क्या हो गया 1 माइनस ईटा, और 1 माइनस T2 बाय T1 क्या हुआ, ठीक है। सो अगर ईटा पता होगा तो बीटा, और अगर बीटा पता होगा तो ईटा, 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बाय, ईटा निकाल सकते हैं क्या इसको देख के इन टर्म्स ऑफ बीटा, निकालो। जैसे ये तो ईटा, ईटा बोलते हैं सिंबल को, so many people call it as neta, this is not neta, this is eta, is pronounced as eta। अगर ये बीटा आपके पास आ गया 1 माइनस ईटा ओवर ईटा,
तो फिर ईटा कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, ईटा टाइम्स बीटा इक्वल टू 1 माइनस ईटा, ब्रिंग इट हियर, ईटा कॉमन, बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1, so eta is equal to 1 over 1 plus beta. ऐसे ही ना, देखो बेटा जो एफिशिएंसी है ईटा वो तो लेस देन 1 होती है, 100% होने का मतलब है 1, दैट इज द मैक्सिमम थिंग, बट बीटा विल बी a large value, like if eta is say 50% efficient है हमारा, if eta is 0.5 मतलब 1/2, so this will be 1/2, this will also be 1/2, so what will be the ratio, 1. If it is 0.2, eta is 0.2, so 1 minus 0.2 is 0.8 divided by 0.2, it will be 4. जितना बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी उतना बेटर रेफ्रिजरेटर होगा, और जितना ईटा की वैल्यू ज्यादा होगी उतना बेटर हीट इंजन होगा. ईटा की वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए, बट इट कैन नॉट बी मोर देन 1. ठीक है, 1 तो नहीं हो सकती, आइडियल केस है वो, इट इज ऑलवेज लेस देन. तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी वो डिपेंड करेगा, इट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, डिपेंड करेगा कि ईटा कितना है, अगर इस हिसाब से देखेंगे. अदरवाइज बीटा जो है हमें T1 T2 से पता चलेगा. ठीक है, इतना रखें. क्वेश्चंस बाकी जो बच गए वो भी करो, कल थोड़ा सा हम कैरनॉट हीट इंजन भी पढ़ लेंगे, अभी 2 दिन हम यही पढ़ेंगे.